वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी गई है। आपको बताएं कि इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति बन गई थी और ऐसे में बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी गई है। यानी कि जल्द ही बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था जो भी खर्च आएगा सरकार उठाएगी और ऐसे में इस जातीय जनगणना के लिए ट्रेनिंग भी बाकायदा जो भी अधिकारी इसमें लगेंगे उनको दी जाएगी। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला यह है कि जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी गई है। और विवेक रंजन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इससे पहले सर्वदलीय बैठक और उसके बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला कि जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल, जातीय जनगणना को लेकर जो सियासत बिहार में तेज चल रही थी, ऐसे में लेकर कल जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, आज मुख्यमंत्री आनंद फानन में 12 एजेंडों पर मुहर लगाया है। साथ ही साथ जो जातीय आधारित जनगणना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी उसके बाद डेलीग्रेशन दिया गया था कि जो राज्य सरकार अपने दिशा निर्देश के करेगी। ऐसे में लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो समय सीमा उसकी समय सीमा के भी लगाई गई है मोहर। अब ऐसे में क्या खर्च बैठेगी उस पर भी लगाई गई है। इसके साथ ही तो सरकार की तरफ से राज्य में महाराणा प्रताप जयंती के समारोह में जो लगाए गए थे जो खर्च, उन सारे को आज ब्यौरा को भी दी गई है। यानी कि कुल कहा जाए तो 12 एजेंडों पर मुहर लगी है राज्य सरकार की तरफ से। और जिनकी पूरी जो योजना कही जाए तो 150 करोड़ 98,78,000 से ज्यादा राशि की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नियमावली की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27 के संशोधन में किए गए। इसके प्रारूप कैबिनेट में कई तरीके की मंजूरी दी गई है। क्योंकि विवेक देखिए, अब इससे पहले काफी समय बाद हालांकि कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से तुरंत जातीय जनगणना पर मोहर लगाई गई है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जल्द से जल्द अब जातीय जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी बिहार में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर देख रहे थे, 9 महीने से लगातार मांगे उठ रही थी कि बिहार में कब जातीय जनगणना करवाई जाएगी, लेकिन अब नहीं हुई। तो राज्य सरकार ने आनंद फानन में कल जो सर्वदलीय बैठक की उसके बाद आज लोग मीटिंग किए सारे मंत्री के साथ में। अब ऐसे में लेकर जो प्रस्ताव पारित हो गई है आज, और उसके बाद जल्द ही इसकी समय सीमा भी बता दी जाएगी। समय सीमा कब से जातीय जनगणना पूरे जातीय जनगणना करवाई जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी ने मांग को ठुकरा रही थी, लेकिन अब बीजेपी भी हामी भर दी है। अब कहीं न कहीं जो दोनों का जो सुर है एक मिलती नजर आ रही है। ऐसे में लेकर अब जातीय जनगणना को जो कहा जाए तो समय सीमा जल्दी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल विवेक, और जातीय जनगणना पर बिहार में किस तरीके से राजनीति हुई है हम सभी को पता है। ऐसे में यह भी कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इस जातीय जनगणना पर जो राजनीति हो रही थी उस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे उन पर भी विराम लग जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं पूरी तरीके से सरकार पर सवाल खड़ा कर रही थी कि सरकार अपने अनुसार क्यों नहीं करवा रही है। देखा आपने कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को आश्वासन दिया था कि अगर नहीं जातीय जनगणना करवाते हैं तो हम पटना से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। लेकिन उसी बीच मुख्यमंत्री का फोन आया और मुख्यमंत्री इनसे मिलने के लिए बुलाया। ठीक है, बहरहाल ये बड़ा फैसला बिहार कैबिनेट की तरफ से लिया गया है कि जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी गई। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में आप बता रहे हैं कि 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें बड़ा फैसला जातीय जनगणना को लेकर है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। रांची के मांडर में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को बनाया है। रांची उपायुक्त कार्यालय में शिल्पी नेहा तिर्की ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है और इस दौरान शिल्पी नेहा तिर्की के साथ उनके पिता मांडर से पूर्व विधायक बंधु तिर्की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सूबे के कई बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान मांडर विधायक प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वो मांडर की जनता का समर्थन चाहती है। वहीं बंधु तिर्की ने कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों का नॉमिनेशन में आना बड़ी बात है। इस दौरान बंधु तिर्की शिल्पी तिर्की की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि जो बाबा के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके प्रति जो इल्जाम लगे हैं, उनका आपके जनता की अदालत में उन्हें न्याय मिले और मांडर के क्षेत्र के सभी जनता अपना प्रेम हमें इस इलेक्शन में दिखाए। और हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने मोदी सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हजारीबाग को रेलवे, पावर प्लांट, कृषि विश्वविद्यालय समेत अन्य बड़ी उपलब्धियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाजा है। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों का कार्यकाल कांग्रेस के 70 सालों के कार्यकाल से बेहतर रहा है। देश विदेश में हजारों ऐसी उपलब्धियां हैं जिनसे आज भारतीय नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हजारीबाग भी इससे अछूता नहीं रहा है। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे का उद्घाटन कर हजारीबाग वासियों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। वहीं बरही स्थित कृषि विश्वविद्यालय में भी झारखंड के बच्चे अध्ययन कर सकेंगे। इकोनॉमी का ग्रोथ अचानक नहीं बढ़ता है। 5 ट्रिलियन अगर हम 1 ट्रिलियन पे हैं तो 1 से 1.5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से बढ़ता है। अगर आपने इसको एंटिसिपेट कर लिया कि हमने बोला कि हम 3 ट्रिलियन ले जाना चाहते हैं तो अचानक 1 से 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। भारत का जो अर्थव्यवस्था वो बढ़ रही है और उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि 2040-42 तक जो है ये अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में वर्तमान झारखंड की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का गठन ही भ्रष्टाचार की बुनियाद पर हुआ है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई है, जबकि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ये मानती है कि वर्तमान हेमंत गठबंधन सरकार जल, जंगल और जमीन बचाने की बात कर सत्ता में आई थी, लेकिन यह सरकार झारखंड के जल, जंगल और जमीन को बेचकर अपनी तिजोरी भर रही है। ऐसे में झारखंड विनाश की कगार पर है। कोई ना कोई कमी हमारे अंदर थी जिसके कारण हम फिर सत्ता में नहीं आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है समाज की सेवा करना, चाहे हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। हमारी राजनीति राष्ट्र को सेवा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ कि माँ भारती का सेवा करना। और मांडर उपचुनाव के लिए महागठबंधन दल की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा पर्चा दाखिल करने के समय झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और स्वास्थ्य मंत्री झारखंड बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। मौके पर अविनाश पांडे ने पर्चा दाखिल करने के समय मुख्यमंत्री राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम के मौजूद रहने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की के खून में ही राजनीति है। साथ ही बन्ना गुप्ता ने परिवारवाद पर कहा कि कुछ मामले कांग्रेस के निजी हैं, इस पर किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। जी हमारे सीएलपी ने कहाँ कुछ गड़बड़ी है। बंधुदा जन जन का नेता है, गरीब का नेता है और उनके बिहाफ में उनकी बेटी लड़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपार मतों से वो विजयी होंगी। अनुभव की कोई कमी नहीं है। मछली का बच्चा को कोई तैरना नहीं सिखाता है, मछली का बच्चा जो है स्वतः तैरना जानता है। तो बंधु तिर्की जन जन का नेता है और उसकी बेटी है, तो स्वतः जो है खून में ही राजनीति और सेवा है।
और मांडर उपचुनाव में महागठबंधन दलों की ओर से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी बनाई गई हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची उपायुक्त कार्यालय में आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नॉमिनेशन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। उन्होंने शिल्पी तिर्की को शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार ने कई उपचुनाव देखे हैं और सभी ने उसके परिणाम को देखा है। इशारों इशारों में हेमंत सोरेन महागठबंधन प्रत्याशी की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। आज विधिवत रूप से मांडर प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की शिल्पा नेहा तिर्की ने पर्चा भरा है। मेरी शुभकामनाएं और पूरे गठबंधन की शुभकामनाएं मैं उनको देता हूं। और गुमला की एक बच्ची ने साबित कर दिया है कि तमाम विपरीत माहौल में भी लोग सफल होकर दिखा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हिना सचदेवा ने करके दिखाया है। हिना एक गरीब परिवार से संबंध रखती हैं जिनके पिता की अचानक मौत हो गई, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर टाटा जैसी कंपनी में नौकरी पाई है, जिससे उनकी मां के साथ साथ सभी लोग काफ़ी खुश हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्री हिना सचदेवा ने टाटा स्टील जेईटी 2022 का रिटेन एग्ज़ाम और उसका इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और चयनित हुई है देश के अग्रिम कंपनी टाटा स्टील में। गुमला पॉलिटेक्निक में मेरी बेटी का एडमिशन करवाएं। पहले तो बहुत अच्छी बात है कि गुमला में पॉलिटेक्निक कॉलेज नया खुला था, तो इसमें एडमिशन कराएं क्योंकि हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। तो आज इस वजह से यहाँ से पढ़ के वो किसी लायक बनी है, टाटा स्टील में इसकी सर्विस हो गई है। मेरा नाम हिना सचदेवा है और मैं गुमला पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हूँ और मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। मैंने 15 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया था जेड का, जो कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी है। तो उसमें मुझे मेल आया और मैंने एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाइड हो गया एग्ज़ाम। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, कॉल लेटर। फिर मैं जमशेदपुर गई और मेरा 12 मई को इंटरव्यू था और उसके बाद फिर मेरा 26 मई को मेरा रिज़ल्ट आया, जिसमें मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारत ट्रांसपोर्ट के गोदाम में दबिश दी और जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट बरामद की है। और इसकी जानकारी देते हुए साक्षी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया है कि कोलकाता के कैलाश राय एंड सन्स के यहां से स्प्रिट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाई गई थी, जिसे एसके हार्डवेयर को सप्लाई करना था। एसके हार्डवेयर कौन है, कहां है, ये भी पता नहीं चल सका है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि कुल 7 ड्रम स्प्रिट के जब्त किए गए हैं। हर ड्रम में 200 लीटर स्प्रिट भरी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर 14 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है। वही मामले की जानकारी आबकारी विभाग को देते हुए स्प्रिट की पुष्टि कराई गई है। आपको ये भी बताएं कि स्प्रिट का प्रयोग नकली शराब बनाने में भी किया जाता है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। गुप्त सूचना मिला कि भारत ट्रांसपोर्ट है सासिडी में, वहाँ पर स्प्रिट आया हुआ है, जल्दी जाइए नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। तो हम लोग इसकी सूचना का सत्यापन किए। सत्यापन में देखे कि कुछ 7 ड्रम स्प्रिट है, और तो सबसे पहले हम लोग एक्साइज को सूचना दिए, आके देखिए। एक्साइज भी जांच किया, स्प्रिट पाया गया और ये स्प्रिट कलकत्ता से मंगाया गया है, कैलाश राय एंड कंपनी से, और उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगाया गया है और ये टाटा में एसके हार्डवेयर के नाम से आया है, जिसके हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस पर आगे ही कार्रवाई करेंगे। और पहली बार भारतीय खेलों में योगासन को भी शामिल किया गया है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड से 2 छात्राओं का चयन योग प्रतिस्पर्धा में हुआ है, जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को रवाना हुई हैं। दोनों प्रतिभागियों श्रेया भट्टाचार्य और नायसा सरकार को प्रतीक
संघर्ष फाउंडेशन ने भव्य तरीके से टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना किया और इस दौरान फाउंडेशन के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लिए दोनों प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की और उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दिया। इसकी जानकारी देते हुए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के अरिजीत सरकार ने बताया है कि संस्था की ओर से दोनों प्रतिभागियों के लिए पूरे रास्ते का भोजन, नाश्ता और पानी का प्रबंध भी किया गया है। साथ ही राह खर्च के लिए दोनों बच्चियों को आर्थिक सहयोग भी दिया गया है। इसके अलावा ट्रिपल लेयर N95 मास्क भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने दोनों प्रतिभागियों को जीत के लिए शुभकामना दी है। आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा टाटानगर रेलवे स्टेशन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पूरे झारखंड से जमशेदपुर की 2 बच्चियां श्रेया भट्टाचार्य और नाइसा सरकार योगासन के क्षेत्र में, जो हम सभी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय खेल में योगा को भी अब से सम्मिलित किया गया है। उनके रवानगी हेतु प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन आज टाटानगर रेलवे स्टेशन में उनके भव्य स्वागत के साथ और उनके पूरे रास्ते भर जो भी पानी से लेकर स्नैक्स से लेकर और सहयोग राशि एवं 3 लेयर N95 मास्क भी। जमशेदपुर के उलीडीह में टायर गोदाम में 4 दिन पहले आग लगी थी, लेकिन इस आग की चिंगारी आज तक बुझी नहीं है। रह रहकर चिंगारी भड़क उठती है और आग में तब्दील हो उठती है। गुरुवार को एक बार फिर से राख के ढेर से चिंगारी धधक उठी और उसमें से आग निकलने लगी। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने झारखंड अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील फायर ब्रिगेड को दी। मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल टाटा स्टील की 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और साथ में फायर फाइटर टीम भी पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2 दमकल की गाड़ियों को और बुलाया गया है। और धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के हीरक रोड में पर बने असरफी अस्पताल में नेता रमेश पांडे के भाई और उनके दोस्तों ने जमकर हंगामा किया और साथ ही साथ वहां कार्यरत कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। मामले की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल अस्पताल में स्थिति को संभालने में जुट गया। वहीं मामले को लेकर चश्मदीदों का कहना है कि रमेश पांडे नाम के नेता के भाई ने अपने गुर्गों के साथ अस्पताल में पहुंचकर बवाल किया और वहीं जब कर्मियों ने इनका विरोध किया तो उन्हें भी पीटा गया। नेता का भाई लाठी डंडे और हथियार से लैस होकर अस्पताल पहुंचा था। इस सूचना के बाद डीएसपी अरविंद कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ और हालात को संभाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अस्पताल में लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। सरायकेला के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी के आह्वान पर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार ने शहरी निकाय क्षेत्रों में सर्किल रेट से जमीन और अपार्टमेंट का होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है और इसी के विरोध में ये बंद किया गया। दरअसल पहले के अनुपात में 3 गुना टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि मकान मालिकों को 3 गुना टैक्स की रसीद थमा दी गई है और किसी को 10,000 तो किसी को 90,000 तक का टैक्स जमा करना है। बीते महीने से बिजली पानी की अवस्था काफी खराब है। पदाधिकारी एसी रूम में सोए रहते हैं, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर नगर पंचायत विभागीय पदाधिकारी, जिला अधिकारी, यहाँ के मंत्री संतरी सबको अवगत करा दिया गया, लेकिन किसी ने जनता की सुध लेना उचित नहीं समझा। और यहाँ का जनजीवन बेहाल है। जहाँ बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, वहाँ महिलाएं घर में गर्मी से बेहाल है, बीमार व्यक्ति तड़प रहे हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ है जितने कल पुर्जे का युग है, हर कल पुर्जा बंद पड़ा। और वहीं गुमला जिले के सिलाफारी के समीप अवैध बालू के स्टॉक के ऊपर एसडीएम रवि आनंद, खनन पदाधिकारी रामनाथ राय समेत कई अधिकारियों ने कार्रवाई की और प्रशासन ने अवैध बालू के तैयार पहाड़ को जब्त करने के लिए जबरदस्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसका अवैध स्टॉक करने आरोपियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया।
बालू के अवैध पहाड़ को जब्त करने की कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पूरे गुमला जिले में अवैध बालू का धंधा बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है, जहां रात के अंधेरे में रोज सैकड़ों ट्रक चोरी छिपे नदियों की बालू चोरी करके ऊंचे दामों पर बाहर बेच रहे हैं। अभी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर और हमारे सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के भी निर्देश पर जो है ये दिशा निर्देश रहा है कि अभी व्यापक पैमाने पर इल्लीगल एक्टिविटीज़ करने वाले पर हम लोग कार्रवाई करें, चाहे वो बालू हो, चाहे वो ईंट भट्टा हो, चाहे वो पत्थर हो, क्रशर हो इत्यादि, या बॉक्साइट जो हमारे यहाँ। गुमला जिला में प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद भी बालू माफियाओं का काम यहाँ धड़ल्ले से जारी है। हालांकि आज प्रशासन की सख्ती काफ़ी देखने को मिली। गुमला एसडीएम के नेतृत्व में लगातार छापामारी अभियान चल रहा है। जो सुबह से अभियान जो शुरू हुआ था अभी भी लगातार जारी है और कई जगह पर डंपिंग यार्ड है जहाँ पर बालू रखे हुए हैं, उसकी छानबीन की जा रही है। और एसडीओ से हमारी बात हुई है, एसडीओ जो रवि आनंद है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे गए बालू को जब्त किया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है, पूरी तरह से मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर बालू अगर डंप किया गया है तो बालू का उठाव भी किया गया होगा, और जब नदियों से बालू के उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है, कई जगह पर बालू घाट को निरस्त कर दिया गया है, तो आखिरकार बालू का उठाव कैसे हो पा रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक जो सहमति है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को प्राप्त है, या जैसे भी हो मिली भगत से ही ये सब काम हो सकता है। और इसको लेकर प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जिसको लेकर हम कार्रवाई की बात करते हैं वो अस्थायी रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। और देवघर पुलिस ने आम जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए जिले के सभी थानों में हेलो पुलिस अभियान की शुरुआत की है और इसी के चलते सभी थानों में हेलो पुलिस का बोर्ड भी लगाया गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर थाने पहुंचेगा तो आवेदक एक पर्ची आवेदक को दी जाएगी, जिसमें आवेदक और उसकी शिकायत की जानकारी होगी और आवेदन के 7 दिन बाद आवेदक से उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई और उसके साथ किए गए व्यवहार की जानकारी ली जाएगी। और वहीं अगर आवेदक को किसी तरीके की कोई शिकायत है तो वो इस शिकायत को देवघर पुलिस को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए दे सकता है। इसमें सुविधा ये है कि थाने में कोई भी आदमी आता है उसको कंप्यूटरीकृत पावती पत्र दिया जाता है और जैसे ही वो अपलोड होता है कंप्यूटर में वो एसपी ऑफिस में दिखने लगता है, उसका फ़ोन नंबर भी एसपी ऑफिस में दिखने लगता है। तो व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि 7 दिन के बाद प्रत्येक आवेदक को फ़ोन जाएगा एसपी ऑफिस से, जहाँ पे उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उसमें 2 सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला ये थाने में आवेदक के साथ व्यवहार, दूसरा उसके द्वारा की गई शिकायत पर थाने के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया। और मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का है, जहां देर रात बलबीर नाम के युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और वहीं पुलिस इलाके में गश्त भी कर रही है। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच की। तो एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हालांकि पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश जारी है। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग सीओ पर आए हैं, घटनास्थल पर आए हैं। घटना के क्रम में जो भी शामिल अभियुक्त थे, इस प्रकार से घटना घटित हुई है, सभी बिंदुओं की छानबीन करने के लिए हम लोग घटनास्थल पर आए थे। हमने एक चीज के बारे में देखा है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ ही बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। जय हिंद।